जिला उधमपुर के अमर संतोष म्यूजियम के डायरेक्टर अनिल पावा व उनकी धर्मपत्नी वंदना पावा, जो कि इसकी चेयरमैन हैं, द्वारा एक निजी संग्रहालय स्थापित करने के लिए क्षेत्र कला और पुरातत्व में बहुत ही समृद्ध है। स्वर्गीय स्वामी हरिदास त्यागी से प्रेरित होकर और नागा पंथ पर उनके शोध ने चीजों को इकट्ठा करने और उन पर शोध करने के लिए इनकी रुचि पैदा हुई। पिछले 30 वर्षों की बात करें तो पिछले 30 वर्षों में अपने संग्रहालय में अधिक से अधिक संग्रहालय की वस्तुओं को जोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनका मानना है कि अब उनके इस छोटे से घर में ये सब रखना संभव नहीं है, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपत्ति है। इसलिए इन सभी वस्तुओं को संग्रहालय में रखना चाहते हैं और सामान्य रूप से स्थानीय जनता और विशेष रूप से पर्यटकों के लिए प्रदर्शित करना चाहते हैं। जनजातीय लोक कला और संस्कृति सहित जम्मू कश्मीर की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने और संरक्षित करने के लिए राज्य के सभी जिलों में अधिक से अधिक संग्रहालयों की स्थापना की जरूरत है, जो कि न केवल हमारी प्राचीन संस्कृति की रक्षा करेंगे बल्कि इन्हें बढ़ावा भी देंगे। राज्य संस्कृति और विरासत में समृद्ध है, लेकिन जम्मू और कश्मीर में कुछ ही संग्रहालय हैं। एक संग्रहालय
उन चीजों के करीब होने का एक अनूठा इंटरैक्टिव अनुभव प्रदान करता है जो आमतौर पर केवल किताबों, समाचार पत्रों या टेलीविजन पर देखते हैं। मूल मोनालिसा पेंटिंग को देखना एक अनुभव है और जब हम लाखों मुद्रित संस्करणों में से एक को देखते हैं तो ये पूरी तरह से अलग अनुभव होता है। दूसरे हाथ के स्रोत से आपको जो धारणा मिलती है वह अक्सर उस धारणा से पूरी तरह अलग होती है जिसे आप तब प्राप्त करते हैं जब आप अपनी आंखों से कुछ देखते हैं। संग्रहालय एक संस्थान है जो कलात्मक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या वैज्ञानिक महत्व की कृतियों और अन्य वस्तुओं के संग्रह की देखभाल और प्रदर्शन करता है। कई सार्वजनिक संग्रहालय इन वस्तुओं को प्रदर्शन के माध्यम से जनता के देखने के लिए उपलब्ध करवाते हैं जो स्थायी या अस्थायी हो सकते हैं। संग्रहालय प्राचीन काल से ही शिक्षा और संस्कृति के केंद्र रहे हैं। हमारे पास शुरुआती दिनों से ही भारत में संग्रहालयों और चित्र दीर्घाओं के अस्तित्व के प्रमाण हैं। एक संग्रहालय तभी लोकप्रिय हो सकता है जब पर्यटक इसे देखने आएंगे। इसी प्रकार पर्यटन विभाग तभी फलेगा फूलेगा जब राज्य या देश में संग्रहालय जैसी रुचि के स्थान होंगे। संग्रहालयों की कम संख्या का मतलब है कि कम पर्यटक पर्यटन विभाग से संपर्क कर रहे हैं। अतः यदि राज्य सरकार अधिक संग्रहालय स्थापित नहीं कर सकती तो गैर सरकारी संगठनों एवं निजी हितधारियों को समुचित महत्व एवं पर्याप्त स्थान प्रदान किया जाना चाहिए। जैसा कि निजी खिलाड़ियों ने निजी संग्रहालयों की स्थापना करके एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिन्होंने कला के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं अनिल पाबा, डायरेक्टर अमर संतोष म्यूजियम उधमपुर।
आज जो हम यहाँ पे एग्जीबिशन लगाई है, बेसिकली ये एक हेरिटेज बाग का प्रोग्राम था इंटेक के द्वारा। यहाँ पे स्टेट कन्वीनर सलीम बेग साहब, जम्मू चैप्टर के श्री सानी साहब और अल्ताफ़ साहब और उनके साथ अरविंद कोतवाल जी हमारे KS अफसर रिटायर्ड, और हमारे प्रोफेसर सुधीर जी जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से, और सपना कोतवाल जी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारे, और अबरोल जी भी आए हैं जो जम्मू शाश्वत आर्ट गैलरी के डायरेक्टर हैं। तो आज सब ने पहले विज़िट किया मेरे छोटे से म्यूज़ियम को देखने के लिए, तो मैं पहले उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने जहां आने के लिए प्रयास किया। और इसके बाद हमारा जो टूर है वो एक हमारा हेरिटेज बैग क्रिमची टेम्पल पर होगा। तो आज जो हमारी जो कलेक्शन है यहाँ पे जो है, तो जहाँ पे जो हमारी अमर संतोष म्यूज़ियम में कलेक्शन है, पिछले 30 साल से लगातार हम कलेक्शन कर रहे हैं। और जो बेसिकली जो कलेक्शन है हमारी आर्कियोलॉजिकल बेस है। तो हमारी जो खुद की डिस्कवरी भी है, इसमें जो कलेक्शन में दिखाया गया है ये बेसिकली आदि मानव से शुरुआत है। जहाँ पे हम देखते हैं पैलोलिथिक टूल्स भी हैं, नियोलिथिक टूल्स भी हैं, माइक्रोलिथिक टूल्स जो फर्स्ट टाइम JNK में मैंने ही रिपोर्ट किया है। आज तक ये कल्चर मिसिंग था, तो वो वहाँ पे टेराकोटा एज, आयरन एज, और हमारे जो स्कल्पचर हैं इसमें स्कल्पचर हमारे 10th सेंचुरी से लेकर आगे तक स्कल्पचर हैं। और जो टेराकोटा के स्कल्पचर हैं ये 17th सेंचुरी के ऑनवर्ड है। और इसमें जो मेटल की जो मूर्तियां हैं स्कल्पचर, ये हमारा इंडिया का पूरा कल्चर है। इसको दर्शाता है कि जहाँ पे क्या क्या है, हमारे कहाँ से जो हमारा कल्चर ट्रांसफॉर्म हुआ था जम्मू में, तो ये सारा जहाँ पे दर्शाता है। और कहाँ पे जो टूल्स मिले हैं हमें, ये हमें उस टाइम का जो सिल्क रूट के जो नियोलिथिक कल्चर था, हमारे कंटेक्ट नियोलिथिक टाइम में पूरे देश के बाकी हिस्सों में थे, चाइना से थे और बाकी कंट्रियों में सिल्क रूट के थ्रू थे। और यहाँ पे जो टूल्स मिले हैं, कई जहाँ पे ये टूल्स के जो स्टोन है नहीं पे हैं। वो जो वाटर सिस्टम का भी एक जहाँ पे एक झलक दिखती है कि ये टूल्स शायद किसी और जगह से लाए हो और उनको हमने जो जहाँ का मटीरियल है वहाँ पे दिया होगा। तो जो मानुस्क्रिप्ट हैं, जो बेसिक जो कलेक्शन है हमारी 2000 के करीब मानुस्क्रिप्ट है मेरे पास। जो सबसे पुराना मानुस्क्रिप्ट है वो हमारा भोजपत्र का है जो 12th सेंचुरी का है। उसमें हमारा रघुवंश नाटक है, शारदा में लिखा गया है, कुमार संबत है, अमरकोश है, ऐसे ही उसमें 4 किताबों का वर्णन है। और जो उसमें 141 लिव है, ये रेयर एंड रेयरेस्ट जो हमारे पास जो मानुस्क्रिप्ट है JNK में सिर्फ इसी अमर संतोष म्यूज़ियम में भी है। और इसके अलावा जो मानुस्क्रिप्ट है हमारे 16th सेंचुरी का स्त्री जातक है, जिस स्त्री के बारे में वर्णन है उसमें। उसके अलावा हमारे शारदा मानुस्क्रिप्ट हैं, जहाँ पे अरबियन पर्शियन मानुस्क्रिप्ट है 17th सेंचुरी ऑनवर्ड, और संस्कृत के मानुस्क्रिप्ट और जो टाकरी के मानुस्क्रिप्ट है जो JNK में नहीं मिलते हैं। और बहुत से लोगों का, हिस्टोरियन का मानना है कि जहाँ पे टाकरी में शारदा मानुस्क्रिप्ट नहीं मिलते हैं, लेकिन जो मेरे म्यूज़ियम में 5-6 टाकरी के मानुस्क्रिप्ट भी कलेक्शन में मिले हैं। और जहाँ पे जो सील मिली हैं, जो हमारे जम्मू कश्मीर के जो रीजन से मैंने अलग अलग खोज किए हैं, उनका कल्चर कहीं ना कहीं सांची स्तूप में जो मेन गेट है उनकी डिज़ाइनिंग से मिलता है। तो इसका मतलब है ये 3000 साल पुराना कल्चर जहाँ पे भी मौजूद था। और जो मानुस्क्रिप्ट जो खासकर जो हमारी जो पेंटिंग है, इसमें जो मानुस्क्रिप्ट में पेंटिंग है जो बसोली आर्ट को दर्शाया गया है, जम्मू स्कूल ऑफ पेंटिंग को दिखाया गया है, गुलेर स्कूल ऑफ पेंटिंग को दिखाया गया है, कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग को दर्शाया गया है। ये सारा का सारा कल्चर हमें जहाँ मिलता है। और दूसरी जो थंका पेंटिंग है जो तिब्बत और लद्दाख का कल्चर है, वो भी इसी जम्मू कश्मीर में जो म्यूज़ियम है अमर संतोष म्यूज़ियम, जो वो झलक थंका पेंटिंग की जो सिर्फ इधर ही मिलती हैं। और ख़ासकर जो राजा रवि वर्मा की जो पेंटिंग है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, जिनकी आज तो इंडिया से पेंटिंग बैन हो गए बाहर जाना। वो पेंटिंग हमारे जो नॉर्थ इंडिया में इस कल्चर को कहीं पता नहीं है लोगों को, लेकिन साउथ और वेस्ट में इस कल्चर को बहुत जानते हैं। और राजा रवि वर्मा वहाँ पे बहुत फेमस है और वर्ल्ड में पूरे फेमस है। उनकी कलेक्शन भी जो मेरे पास ही है जम्मू कश्मीर में, और कहीं भी ये राजा रवि वर्मा की पेंटिंग की कलेक्शन नहीं है। तो जो मानुस्क्रिप्ट जो लिखे गए हैं, इसमें जो हमारे चैप्टर हैं उसमें जो पेंटिंग है, जो कलर यूज़ किए हैं वो पूरे हमारे प्राइमरी कलर यूज़ किए हैं। और जो कलर हैं वो प्लांट्स के कलर हैं, वो बड़े रेयरेस्ट बने। और जो मैंने ओरिजिनल कांगड़ा की पेंटिंग ही जहाँ पे डिस्प्ले की है, जो 18th सेंचुरी की है, कांगड़ा की पेंटिंग है। और जो बसोली की पेंटिंग है जहाँ पे वो सारी रेयरेस्ट पेंटिंग है। और जो खासकर जो पहाड़ी पेंटिंग जो पीछे देख रहे हैं, जो ये पहाड़ी पेंटिंग, हम बड़े लोगों का कई बार कहते हैं पहाड़ी पेंटिंग कौन सी है, खाली बसोली की है, कांगड़ा की है या गुलेर की है। लेकिन जम्मू स्कूल ऑफ पेंटिंग भी उस टाइम काफ़ी फेमस था। और जो जम्मू स्कूल की पेंटिंग कहीं पे हमें मिलती नहीं है, लेकिन जो मेरी जो इसमें है कोई कम से कम 20 पेंटिंग है जम्मू स्कूल ऑफ पेंटिंग है। और ये बड़ी रेयर पेंटिंग है, जहाँ जहाँ भी ये जाती हैं तो सभी खासकर इसी पेंटिंग को देखने आते हैं कि ये हमें
पहली बार मिलने को मिल रही हैं। और जो स्कल्पचर देख रहे हैं इधर से, ये 17वीं सेंचुरी के आगे पीछे के स्कल्पचर हैं। और इसमें चोला पीरियड, हमारा जो भूटान का कल्चर मिलता है जहाँ पे, तिब्बत का कल्चर है जहाँ पे, और हमारा लद्दाख का कल्चर, कश्मीर का कल्चर है, जो ये सारे तीनों रीजन का कल्चर हमारे अमर संतोष म्यूज़ियम में ही मिलता है। और कहीं पे ये कल्चर हमारा तीनों स्टेट का नहीं मिलता है, तीनों रीजन का नहीं मिलता है। तो जो है अमर संतोष म्यूज़ियम की जो कलेक्शन है इस टाइम, हमारी ये सबसे बड़ी बदनसीबी है कि हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट ने हमें कभी जगह नहीं दी है। उसके उपरांत जो हमारा जो कल्चर है, जो हमने बड़ी देर से प्रिजर्व किया है, जो हमारे पूर्वजों ने प्रिजर्व किया है, और आगे आने वाली जनरेशन को दिखाने के लिए कुछ नहीं है। अगर हमारा यही सामान जो ऐसे ही रहेगा, इसको प्रिजर्वेशन नहीं मिलेगी, कंजर्वेशन नहीं मिलेगी, तो आने वाली पीढ़ी इसके खजाने को देखने से पिछड़ जाएगी। तो हमारी ये गवर्नमेंट से भी अपील है कि हमें प्रॉपर एक सूटेबल लैंड दी जाए, ताकि हमारा जो म्यूज़ियम है उसमें पूरे आर्टिफैक्ट डिस्प्ले किए हैं, ताकि हमारा जो मैन की शुरुआत हुई है, यहाँ पे फासिल भी मिलते हैं जो हमारे जम्मू रीजन से ही मिले हुए हैं। और जो शिवालिक की बेल्ट है, जो फासिल मिलते हैं शिवालिक की बेल्ट में, खासकर रामनगर में जो हमारे जो सबसे पुराना मिलियन ईयर का एप्स के फासिल मिले हैं। उसके बाद जिराफ का फासिल जो मैंने इधर दिखाया है, वो भी 1.3 मिलियन ईयर का फासिल यहाँ पे है हमारे पास। वो हिमाचल के फासिल भी हैं, यहाँ पे उधमपुर से भी मिले हैं, और यहाँ पे क्रिमची से भी हमें बहुत फासिल मिले हैं। और जो आर्टिफैक्ट्स मैंने दिखाए हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जैसे हमारा बुरज़ाम है कश्मीर में, गुलफराम और बुरज़ाम, जो 5000 साल का कल्चर जहाँ पे जाता है, वहाँ पे जो टूल्स मिले हैं, जो बोन्स टूल्स मिले हैं, नियोलिथिक टूल्स मिलते हैं। और ये कहते हैं कि जो जम्मू की मांडा और जो बुरज़ाम है, यही हमारे जम्मू कश्मीर में ये साइट थी। लेकिन जो मैंने 97 में जो साइट डिस्कवर की उधमपुर में दिबराया वैली में, तो वो साइट हमें JNK की सबसे पुरानी साइट दिखती है। उसमें हमें पैलोलिथिक टूल्स मिल रहे हैं, जो जिनका पीरियड 30,000 से पीछे जा रहा है। उसके बाद नियोलिथिक टूल्स मिल रहे हैं। और ख़ासकर ये बात है कि जो हमारा आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है, जहाँ जो हमारे हिस्टोरियन के हैं जम्मू के, उन्होंने जहाँ भी जो लिखा है उसमें यही बताया गया है कि जो माइक्रोलिथिक टूल्स थे जम्मू कश्मीर में मिसिंग है, और उसकी वजह से पैलोलिथिक और नियोलिथिक में बहुत बड़ा गैप आ गया है। लेकिन जो फर्स्ट टाइम मैंने उसी साइट से 30 से ज़्यादा माइक्रोलिथिक टूल्स ढूंढे हैं। और उससे ये हो गया कि जो हमारे जो हिस्टोरियन का जो कंसेप्ट था, यहाँ आर्कियोलॉजी का कंसेप्ट था, वो बदल गया। अब जब मैंने ये टूल्स बताया कि माइक्रोलिथिक टूल्स की भी डिस्कवरी उधमपुर में हो चुकी है, अब वो हमारा पैलोलिथिक और नियोलिथिक का जो गैप था बीच में, वो माइक्रोलिथिक टूल्स से फिल हो गया। और हमें जो हिस्ट्री जो हम लिखते हैं, जो हमारे हिस्टोरियन लिखते हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट लिखते हैं, कहीं ना कहीं हम लिखते हैं कि 1947 की बाउंड्री की हिस्ट्री लिखते हैं। लेकिन हमारी जो हिस्ट्री है, इसका कारण यह है कि उसमें ना तो रिसर्च हुई है। हमारा जो ASI का सर्कल है वो कश्मीर में है, तो आप मिलिटेंसी के कारण जम्मू में शिफ्ट हो गया। उससे ये हुआ कि जो हमारा जम्मू कश्मीर की बाउंड्री बहुत है, सिर्फ एक सर्कल होने के कारण आर्कियोलॉजी में जो आर्कियोलॉजी की साइट्स का काम नहीं हो सका, जिसका कारण जो हमारी बहुत आर्कियोलॉजी की साइट थी वो भी नष्ट हो चुकी है। और जो मैंने जो मौके पर जो भी उस टाइम मेरा इंटरेस्ट था, तो मैंने जो खोज की, तो वो साइट कम से कम एक्सप्लोरेशन हो गई और डॉक्यूमेंटेशन हो गई है। आज भी जो हमारा जो हम हिस्ट्री को अगर हमने क्रोनोलॉजिकली बनाना है, सीक्वेंस से लिखना है, तो हमें उत्तराखंड से लेकर जो हमारा शिवालिक बेल्ट है, मिडिल शिवालिक बेल्ट है, नॉर्दर्न वेस्टर्न हिमालय की, उसके पुराने रूट को ढूंढना पड़ेगा। हमारे उत्तराखंड से लेकर हिमाचल की बेल्ट, बसोली बेल्ट, जम्मू कश्मीर की बेल्ट, और जो ऊपर के हिमालयन की जो बेल्ट जा रहे हैं, जो हमारा पुराना रूट जैसे गुज्जर बकरवाल जहाँ पे जाते थे, जो हमारा कल्चर है वो उसी रूट पर स्थित है। हमें जो नई बाउंड्रियाँ, जो नई रोड्स बनी हैं, उस पर हमें कल्चर नहीं दिखेगा। हमें प्रयास करना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर हिस्ट्री को अगर सही तरीके से सीक्वेंस में लिखना है और क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर बनाना है, तो हमें ये पूरे नॉर्दर्न वेस्टर्न हिमालयन की खोज करनी पड़ेगी, एंशियंट ट्रेड रूट की खोज करनी पड़ेगी, जहाँ जहाँ पे गुज्जर बकरवाल आज भी जाते हैं उन रूटों की खोज करनी पड़ेगी। अभी हमारा जो कंसेप्ट है कि पूरे इंडिया में कंसेप्ट है, जो जम्मू कश्मीर में नहीं है, कि 12th सेंचुरी के बाद हमें टेम्पल नहीं मिलते हैं। क्योंकि जब मुग़लों के आक्रमण हो गए तो लोग कहते हैं कि टेम्पल बनना बंद हो गए। फिर बाद में जब महाराजा गुलाब सिंह आए, उन्होंने बहुत बड़े टेम्पलों का निर्माण किया। लेकिन उन 500 सालों के बीच में जो टेम्पल थे कहाँ गए? क्या टेम्पल बने नहीं? जहाँ टेम्पल बने वो कहाँ है? आज मैंने उधमपुर में ही एक जो हमारा एंशियंट ट्रेड रूट है कनौज टू कश्मीर, हमने इधर पैंथल से लेकर जो सनासर की बेल्ट है और जो लड्डन पावर हाउस की बेल्ट है, इसमें कम से कम 50 मैंने माइक्रो जो स्मॉल टेम्पल हैं वो ढूंढे हैं। और उनका पीरियड है जो आर्किटेक्चर है, जैसे मनवाल में 10th सेंचुरी के टेम्पल है, वही वहाँ टेम्पल का एक छोटा सा स्ट्रक्चर वहाँ पे मॉडल के तौर पे बनाया गया था। वही आर्किटेक्चर उठा के जो नागर स्टाइल के टेम्पल है हमारे
नॉर्दर्न टेम्पल जो बेल्ट है, वो टेम्पल का स्ट्रक्चर उठा के उन्होंने, जो लोग पहाड़ों पे चले गए थे, वही पूरा कल्चर उन्होंने वहाँ स्थापित किया। हम देखते हैं थोड़े थोड़े डिस्टेंस के रूप में वो बेल्ट बर्फ़ से लदी रहती है, जाना मुश्किल है, लेकिन मैंने 50 टेम्पल की खोज की है। वही नागर स्टाइल का टेम्पल है, वही बिना मार्डर के पत्थर यूज़ किया, बिल्कुल छोटे से बनाए हैं। लोगों ने लोकल अपने देवी देवताओं को वहाँ स्थापित किया है। लोगों के बिलीफ क्या थे वो सारे उन टेम्पल में हैं, और उनका वही स्टाइल है। पूरा कलश भी बना है उसमें, वो उसमें जो क्या कहते हैं ऊपर शिखर, वो सारा उसी टेम्पल में मिलता है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो टेम्पल का गैप कहते थे, वो टेम्पल का गैप नहीं था, लेकिन हमारे रिसर्चर और हिस्टोरियन, क्योंकि जो काम जो होता था हमारा हिस्ट्री का, जो रिसर्च का, वो सिर्फ लाइब्रेरी बेस्ड होता था। कोई भी हिस्टोरियन या जो हमारा रिसर्चर है या आर्कियोलॉजिस्ट है, वो फील्ड में काम करने में इंटरेस्टेड नहीं था, तो जिसके कारण हमारी हिस्ट्री कहीं ना कहीं बनने से रह गई। और आज जो मैंने खोज किया पिछले 30 सालों से, वो सारी फील्ड में काम किया है और पहाड़ी इलाकों में काम किया है। इससे हमें जो मिल रही हैं, साइट्स मिल रही हैं, टूल्स मिल रहे हैं, और जो खासकर इंस्क्रिप्शन मिल रहे हैं। इंस्क्रिप्शन हमें मिल रहे हैं डोगरा में, जो हमारी टाकरी लिपि थी। टाकरी लिपि का भी अगर हमने देखा जाए तो ये पूरी ब्रह्मी लिपि के साथ साथ जा रहा है इसका पीरियड। जैसे ब्रह्मी लिपि 4000 साल पीछे जाती है, तो टाकरी भी उसी की टाइम की है, लेकिन समय समय से ये टाकरी चेंज होती गई। हमारे जो पुराने जो आरती वगैरह थे, वो डोगरी लिपि में काम करते थे, लेकिन वो टाकरी का स्टाइल चेंज हो गया। जो हमें जो इंस्क्रिप्शन मिल रहे हैं पहाड़ी इलाकों में टाकरी के, तो उसमें हमें ये पढ़ने में असमर्थ है। हमें कहीं ना कहीं पुरानी टाकरी और नई टाकरी को जोड़ना पड़ेगा, और ये टाकरी हमें स्कूलों में पढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो हमारे डोगरा कल्चर कहीं ना कहीं ये लुप्त हो जाएगा अगर हम टाकरी को आगे नहीं बढ़ावा देंगे। आज हम हिमाचल में देखते हैं तो हिमाचल में बहुत प्रयास किया जा रहा है कि टाकरी को बढ़ावा दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं जम्मू में हम टाकरी का बिछड़ गया है। हमारे जो पुराने बर्तन में, उनमें भी जो इंस्क्रिप्शन है टाकरी में लिखे गया है। जो पुराने शिलालेख थे, जब कोई मंदिर बनता था, जहाँ कोई महल बनता था, टाकरी में शिलालेख होते थे। हमारे मैंने इधर टाकरी के एक काइंस भी बताए हैं, जो काइंस में भी टाकरी के हैं। और जो हमारे जो इधर जो राजाओं के वो जो बनते थे, जो चपरास, उसमें भी टाकरी और उर्दू का वर्णन है, उसमें इंस्क्रिप्शन लिखे गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं टाकरी उस टाइम इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। तो लेकिन हमारे जो हमने देखा, जो पुराने मंदिर जो मैं पहले खोज करता था, कई मंदिर जो बिना पुराने स्टाइल से यूज़ किए थे, उसमें जो पत्थर जो एंट्रेंस में जो प्लेट होती थी, उसमें टाकरी के शिलालेख थे। लेकिन आज मैं 10 साल बाद जाता हूँ तो टेम्पल का वो स्टाइल चेंज हो गया है, लोगों ने टाइलें लगा दी हैं उसमें। और टाइल्स वर्क से क्या हुआ कि जो हमारा पुराना कल्चर था ख़त्म हो गया। और आज मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, जम्मू कश्मीर और आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से भी, जो भी हमारा पुराना आर्किटेक्चर है, जो हमारे पुराने टाइल मॉन्यूमेंट्स हैं, मंदिर हैं, मॉस्क हैं, सराय हैं, या फोर्ट्स हैं, या बोलियाँ हैं, उनको जब रिपेयर या रेनोवेशन का काम होता है तो उनका ओरिजिनल स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओरिजिनल स्ट्रक्चर चेंज होने के कारण जो हमारे इंस्क्रिप्शन थे वो कहीं ना कहीं लुप्त हो चुके हैं। और जो हमारा जो फील्ड वर्क जहाँ स्टडी करने का, जहाँ जो स्कॉलर का काम है, तो वो कहीं ना कहीं उसमें हमें हिस्ट्री पूरी नहीं मिलती। हमें वो पुरानी टाइलें तोड़नी पड़ती हैं, तो जो अभी संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो सबसे बड़ा काम है, जो मैंने इस आर्टिफैक्ट्स इकट्ठे किया है, वो हमने जो सिविलाइजेशन थी हमारी पहले रिवर के आगे पीछे होती थी। और मैंने प्रयास किया है कि जैसे तवी रिवर जम्मू में थी, या रावी रिवर थी, या देवका रिवर थी, मैंने इनके किनारों पे खोज करना शुरू की, क्योंकि हमारी जो सिविलाइजेशन थी वो नदियों के किनारे ही बसती थी। तो आज कहीं ना कहीं ये नदियों के किनारे इंक्रोचमेंट हो चुकी है। तो इंक्रोचमेंट के कारण ये हो जाए कि जो हमारी जो खोज थी, या जो हमारी जो स्टडी थी, वो लुप्त हो चुकी है। अगर हम इन आज भी जो बची हैं हमारी जो रिवर बची हैं, अगर हम पूरे हिस्टोरियन, जहाँ हमारी एक टीम वर्क हो, उसमें एक प्रोजेक्ट लिया जाए और इन नदियों के किनारे पे काम किया जाए, तो हम कहीं ना कहीं हम अपने कल्चर को भी रिवाइव कर सकते हैं। और क्योंकि जो हमारी जो हिस्ट्री है, जो दंत कथाओं पर आधारित है, कहीं ना कहीं पे हमें दंत कथा को बेस बनाना पड़ेगा। अगर हम दंत कथा को बेस बना के, जो मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा गया है, जो पुराणों में लिखा गया है, उनके आधार पर, जैसे सरस्वती नदी की खोज हुई है, उसी बेस पर वहाँ पे सैटेलाइट से पिक्चर ली गई थी, ग्लेशियर पर काम 15-15 साल काम किया गया था, और ज़मीन के नीचे सैटेलाइट पिक्चर लेके उसमें आर्कियोलॉजिस्ट भी बैठे थे, जियोलॉजिस्ट भी बैठे थे, हिस्टोरियन भी बैठे थे। वो खोज हुई और सरस्वती नदी बाहर आई। आज हमारी जो सिविलाइजेशन है, जो पड़ी है, हमें कहीं ना कहीं नदियों की पूरी सैटेलाइट पिक्चर भी लेनी पड़ेगी है, कौन से शहर कहाँ पे हैं, क्योंकि जितने भी एंशियंट रूट है हमारे, कनौज टू कश्मीर हो गया, यहाँ जो पुराना हिमाचल या उत्तराखंड की जो बेल्ट हो गई, नॉर्दर्न वेस्टर्न वाली, जहाँ पे बहुत से शहर आज भी विद्यमान है,
लेकिन कहीं ना कहीं वो लुप्त हो चुके हैं। जब भी कहीं पे खुदाई होती है तो कुछ ना कुछ चीज़ें निकलती है। हमारा जो उधमपुर में अभी जो हमारा नेक्स्ट विजिट है, वहाँ पे केव्स हैं और मैन मेड केव्स हैं, जो कि हमारा इंडिया का सबसे पुराना आर्किटेक्चर वो हमें उधमपुर में मिलता है केव्स में। और वो मैन मेड केव्स है जिनका पीरियड 5,000 साल पहले नियोलिथिक पीरियड का जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं JNK में किसी को पता ही नहीं है कि ये ऐसी केव्स भी हैं, और ना ही किसी ने इंटरेस्ट लिया है। आज मैं जाता हूँ उधर केव्स को दोबारा देखने, और 97 में फर्स्ट टाइम मैंने एक्सप्लोर की थी, और उसमें देखता हूँ लोगों ने वो जो गाय के लिए भूसा होता है उन केव्स में भरा है। और जब मैं इंस्क्रिप्शन देखने जाता हूँ तो कहीं ना कहीं वो घास को उठाते थे, जब भूसा उठाते थे वो सारा कुछ लुप्त हो चुका है, लेकिन किस्मत से केव्स आज भी वहाँ पे विद्यमान है। तो वहीं कहीं ना कहीं उस प्रोजेक्ट को भी लेना पड़ेगा। और जो बोलियों का प्रोजेक्ट है हमारी जो बोली हैं कुषाण पीरियड से मिल रही हैं। जो बोलियों का काम है, जो स्टेप बेल का काम है, हमें मिलता है गुजरात स्टेप बेल, महाराष्ट्र स्टेप बेल, राजस्थान स्टेप बेल। लेकिन किसी ने ये नहीं बोला कि जहाँ पे लाखों की संख्या में बोलियाँ हैं तो कहीं जम्मू कश्मीर का भी स्टेप बेल है, जम्मू कश्मीर की बोलियाँ हैं, इसमें किसी ने काम नहीं किया। आज थोड़ा बहुत काम हो रहा है। और ये बॉर्डर बॉडी एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको बचाना पड़ेगा। इसके लिए हमें मिलके काम करने का। इनके किनारे इतनी स्कल्पचर हैं जो राजाओं ने उस टाइम जो हमारे लोगों को कि रोटी कैसे खिलाएं इनको, उनके लिए काम दिया गया था कि जो लोकल आर्टिस्ट को बढ़ावा देने के लिए उनके स्कल्पचर बनाए, और वो स्कल्पचर उन्होंने बोलियों के किनारे लगाए ताकि बोलियों का पानी भी साफ रहे और जो यात्रु आते थे वो पानी भी पिएँ। और मूर्तियाँ उन्होंने इसलिए स्थापित की कि वो पानी की पवित्रता ही बने रहे, और लोग अपने संस्कार जो कर्म कांड करते हैं बोलियों के किनारे के लिए पानी की व्यवस्था है। वो पुराना जो वाटर बॉडी सिस्टम था हमारा बोलियों का बहुत ही अच्छा था। पानी पीने का अलग था, कपड़े धोने का अलग था, और जो बाकी का पानी वेस्टेज था वो इरिगेशन पर्पस के लिए यूज़ किया था। लेकिन आज जो कई डिपार्टमेंट द्वारा जो बोलियों के प्रिजर्वेशन हो रही है उसमें वाटर यूज़ किया जा रहा है, सीमेंट यूज़ किया जा रहा है, जो हमारा सोर्स है ख़त्म हो चुका है। जो हमारी कैपिलरी हैं, जो हमारी इंक्रोचमेंट हो रही है, कैपिलरी कहीं ना कहीं पोल्यूटेड हो रही हैं और कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही हैं। और हम ये अपील भी करते हैं जितनी भी हमारी वाटर बॉडी है इनके आगे पीछे कंस्ट्रक्शन टोटली बैन हो जाए। और जो बोलियाँ हैं हमारी इधर बोलियाँ, हमारी जो मनवाल में बोलियाँ वो 10th सेंचुरी की है। हमारी मादा में कुषाण पीरियड की बोलियाँ मिलती हैं। जो हमारी ये कनौज टू कश्मीर की बेल्ट है इसमें बहुत बड़ा वो इसमें जश्क जो होते थे उनका भी वर्णन आ रहा है कहीं ना कहीं इस बेल्ट में। कहीं जश जो होते हमारे पुरानी जो ट्राइबल आर्ट है वो हमें जो स्कल्पचर मिले हैं, तो उस अगर हम ट्राइबल आर्ट को अगर सही समझें तो हमारा कहीं ना कहीं पीरियड ये 10,000 से पीछे जा रहा है। तो 10,000 साल पीछे जाने से ये मेरी अपील है कि हमें इतना कुछ मिल रहा है तो फिर ये लोगों को एक क्रोनोलॉजी बनानी पड़ेगी। हिस्टोरियन, आर्कियोलॉजिस्ट, म्यूज़ियम वालों को सबको मिलकर गवर्नमेंट को जो प्राइवेट म्यूज़ियम के लिए स्टेप बढ़ना पड़ेगा, ताकि प्राइवेट म्यूज़ियम बनेंगे। गवर्नमेंट म्यूज़ियम में हम देखते हैं कि बहुत सा सामान ऐसे ही पड़ा रहता है। जो डिपार्टमेंट में जिसकी नौकरी लगती है उसका इंटरेस्ट सिर्फ सैलरी पर होता है, लेकिन जिनको पैशन म्यूज़ियम में बहुत ही नायाब कलेक्शंस हैं। नियोलिथिक, पैलेलिथिक पीरियड से लेके उसके आगे तक की, चाहे वो स्कल्पचर्स हों, चाहे वो जो पेंटिंग्स हों, या और भी अलग अलग एस्पेक्ट्स जो हेरिटेज के हैं वो यहाँ देखने को मिलते हैं। अनिल पाबा जी बहुत ही एक डेडिकेटेड और कमिटेड हेरिटेज वॉलंटियर हैं, जो हालांकि एक बैंक की नौकरी करते हुए भी इतना वक्त निकालते हैं कि वो इतनी कलेक्शन कर सकें, और इतना ज़्यादा वक्त और एनर्जी उसमें ये इन्वेस्ट करते हैं कि जो हम सब के लिए बड़ी फ़ायदेमंद साबित होती है। क्योंकि ये कलेक्शंस इसलिए ज़रूरी हो जाती हैं जब हम, जैसे कि इन्होंने कहा, जब हम पिछले जो वक्त हैं और आज के वक्त में जब लिंक्स ढूंढने की कोशिश करते हैं, जब हम अपनी पिछली ज़िंदगी को खोजने की कोशिश करते हैं, तो ये सब इनकी ऐसे लोगों की हुई रिसर्च जो है वो काम आती है। इन्होंने देविका पे भी बहुत काम किया। जो देविका का प्रोजेक्ट था उसमें उसको थ्रू करवाने में, उस पे बात रखने में, उसकी रिसर्च में बहुत योगदान दिया। और उसके अलावा जिस एस्पेक्ट पे भी ये काम करते हैं उसमें अच्छी तरह से, जैसे कि यहाँ की गुफाओं को ढूंढना और यहाँ के जो अवशेष मिलते हैं उनको देखना, उनको ढूंढना, बहुत ही काम करते हैं उसमें। और एक नई
ऊर्जा जो है इस क्षेत्र में जिसको हम हेरिटेज के फील्ड में जानते हैं, वो एक देखने को मिलती है। युवाओं को साथ लेते हैं, नए लोगों को प्रेरित करते हैं और सबसे ज़रूरी बात ये है कि ये उन सब एविडेंसेस को अपने म्यूज़ियम में इन्होंने कलेक्ट किया है। बहुत ही नायाब कलेक्शन इनके पास है और यहाँ कलेक्ट किया है, जिससे अगर हमारी अच्छी रिसर्च उस पे होती है, चाहे वो मैन्युस्क्रिप्ट्स के फील्ड में हो, अगर अच्छी रिसर्च होती है तो आने वाली जनरेशन्स को बहुत फ़ायदा होगा और एक हेरिटेज स्टडीज़ के फील्ड में बहुत फ़ायदा होगा।